शेंगेन वीज़ा के अलावा सबसे ज़्यादा क्वेरीज जो आई है इस चैनल पे वो यूके वीज़ा से रिलेटेड है। तो आज इस वीडियो में यूके वीज़ा के बारे में बात करते हैं, उसके पूरे एक एक प्रोसेस के बारे में, ताकि ये वीडियो देखने के बाद आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं यूके वीज़ा के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यूके वीज़ा के बेनिफिट्स के बारे में कि अगर आपके पास यूके वीज़ा मिल जाता है आपको तो उसमें आपको क्या क्या फ़ायदा होता है। पहला फ़ायदा इसका होता है इसकी ड्यूरेशन। ये आप फ्रेश पासपोर्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं और जब आपको पहली बार ये मिलता है तो कम से कम 6 महीने का मिलता है, किसी किसी केस में 3 महीने का भी मिलता है, लेकिन जो इसका एवरेज ड्यूरेशन मिलता है वो 6 महीने का होता है। और वहीं अगर आप इसको सेकेंड टाइम या उसके बाद अप्लाई करते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप 1 साल का, ये 2 साल का भी ये वीज़ा ले सकते हैं। सेकेंड बड़ा फ़ायदा यूके वीज़ा का ये होता है कि इसके साथ आपको 32 कंट्रीज़ का ट्रैवल फ्री मिलता है। नॉर्मली लोग शेंगन वीज़ा की जब बात करते हैं तो 27 कंट्रीज़ गिनाते हैं कि चलो शेंगन वीज़ा मिल गया मतलब 27 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि आप यूके का वीज़ा के साथ आप 32 कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। और अगर मैं कुछ बड़ी कंट्रीज़ के नाम बताऊं तो आप मैक्सिको ट्रैवल कर सकते हैं, सिंगापुर, यूएई, टर्की, ताइवान, फिलीपींस और आयरलैंड भी ट्रैवल कर सकते हैं। और आयरलैंड का मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपके पास यूके वीज़ा है और आप यूके पहले एंटर करते हैं तो वहाँ से आप आयरलैंड ट्रैवल कर सकते हैं। आयरलैंड का सेपरेट वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। तो यूके वीज़ा का सेकेंड बेनिफिट भी ये बहुत बड़ा है कि आपको 32 कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री ट्रैवल मिलता है। तीसरा बड़ा फ़ायदा जो यूके वीज़ा का है वो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया कि अगर आपको यूके वीज़ा मिल जाता है तो आप शेंगन वीज़ा की एप्लीकेशन में पूरा ट्रैवल आइटनरी उस तरह से बना सकते हैं कि मैं पहले इंग्लैंड, लंदन जाना चाहता हूँ, वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर शेंगन एरिया में आना चाहता हूँ, फ्रांस, नीदरलैंड ये घूम के और फिर इंडिया आना चाहता हूँ। तो उस केस में आपके पास एक यूके वीज़ा का प्रूफ भी रहेगा, तो आपकी प्रोफाइल ओवरऑल स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये काफ़ी मेजर बड़ा फ़ायदा है यूके वीज़ा का। अगर आपका शेंगन वीज़ा पास में आपका रिफ्यूज़ हुआ है या आपकी शेंगन वीज़ा सिंगल अगर आप अप्लाई करते हैं फ्रेश पासपोर्ट पे वो थोड़ा वीक रहती है, तो यूके वीज़ा होने से वो प्रोफाइल आपकी स्ट्रांग हो जाती है। चौथा बड़ा फ़ायदा यूके वीज़ा का ये भी कि ये आपको ऑप्शन देता है कि आप प्रायोरिटी में अपनी एप्लीकेशन लगा के 1 या 2 दिन में भी प्रोसेस करा के आप यूके वीज़ा ले सकते हैं एक्स्ट्रा फीस पे करके। ये वाला ऑप्शन अब शेंगन में बचा नहीं है। शेंगन का 1 महीना लग रहा है, उससे भी ज़्यादा लोगों का लग रहा है। तो यूके वीज़ा का ये भी फ़ायदा है कि इसमें टाइम नहीं लग रहा। इवन उनकी वेबसाइट पे भी जाएंगे तो मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि उसमें वो लिखते भी हैं कि अगर आप आज के दिन अप्लाई करते हैं तो आपका प्रोसेसिंग टाइम एवरेज कितना रहता है। बट उसके अलावा प्रायोरिटी का ऑप्शन भी रहता है जहाँ पे आप 1 या 2 दिन में यूके वीज़ा ले सकते हैं। पांचवा फ़ायदा यूके वीज़ा का ये भी है कि इसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। अगर शेंगन वीज़ा से कंपेयर करो तो इसके एक्सेप्टेंस के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं शेंगन वीज़ा के। अगर मैं आज की डेट की 2023 की बात करूँ तो, क्योंकि हुआ क्या है, लोग कनाडा, यूएस के बाद अब शेंगन एरिया में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, इवन टूरिस्ट वीज़ा ले के भी जा रहे हैं। तो उससे शेंगन एरिया काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है सभी के लिए, भले ही फिर आपको टूरिस्ट के लिए जाना है कि कुछ पर्पस के लिए जाना है। तो शेंगन की तरह यूके को वो डर नहीं है कि लोग वापस नहीं आ रहे हैं। यूके अभी भी पहले की तरह ही एक्सेप्टेंस उसके चल रहे हैं अच्छे। शेंगन का इसलिए रिजेक्शन ज़्यादा हो गया है, तो अभी यूके जाने का, यूके वीज़ा लेने का सही टाइम भी है। तो ये थे यूके वीज़ा के कुछ फ़ायदे। अब बात करते हैं इसके वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में। स्टेप बाय स्टेप सारे पॉइंट्स कवर करेंगे और 90% इसका प्रोसेस ऑनलाइन ही होता है। आप भी पूरा प्रोसेस देखने के बाद बोलेंगे कि हाँ शेंगन वीज़ा का प्रोसेस इससे टफ है। सारे क्वेश्चन इसमें सिंपल लैंग्वेज में पूछे हुए हैं, तो कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स कवर करते हैं। सबसे पहले इसमें लॉगिन करना पड़ता है इस वाली वेबसाइट पे और फिर वहाँ से उनके क्वेश्चंस और सब प्रोसेस चालू होता है। तो वेबसाइट में सबसे पहले वो आपसे पूछता है आपका पर्पस क्या है विजिट करने का। तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड विजिटर। फिर विजिटर के अंदर आपको अपनी कैटेगरी चूज करनी है। आप बिजनेस के लिए जा रहे हो, स्टडी के लिए जा रहे हो, मेडिकल रीजंस की वजह से जा रहे हो, और अगर टूरिस्ट के लिए जा रहे हो तो आपको ये सेकेंड लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है स्टैंडर्ड विजिटर वीज़ा। और यहीं पे आप वीज़ा की फीस भी चेक कर सकते हो। पहले ये 100 पाउंड हुआ करती थी और रिसेंटली ये बढ़कर 115 पाउंड हो चुकी है अगर आप 6 मंथ्स के लिए अप्लाई करते हैं। और अगर आप ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए इसको अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसकी फीस है। इसके बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। फिर आपसे वो पूछेगा आपकी लैंग्वेज के बारे में, और बहुत सारे लैंग्वेज के ऑप्शन है यहाँ पे, और ऑब्वियसली आप इंग्लिश ही सिलेक्ट करेंगे। फिर यहीं से वो आपका पूछेगा कि आपको बायोमेट्रिक्स कौन सी कंट्री में देना चाहोगे। अगर आप इंडिया में रहते हो तो यहाँ इंडिया सिलेक्ट करोगे, यूएई या कहीं और रहते हो तो वो कंट्री सिलेक्ट करोगे, क्योंकि इसके बेसिस पे फिर आपको बायोमेट्रिक्स के लिए सेंटर डिसाइड होएगा। फिर वो आपसे पूछेगा कि क्या आपको अपने सेंटर पता है बायोमेट्रिक्स का, या आप सर्च करके ढूंढना चाहते हैं। तो इसमें आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पता है आपका सेंटर क्या है। और अगर आपको नहीं पता है आपका सेंटर तो आप सेकेंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, आई वॉन्ट टू चूज अ डिफरेंट लोकेशन। वहाँ पे आप इंडिया की कैटेगरी में सारे जितने भी अवेलेबल हैं BFS
वो देख सकते हैं कि कौन कौन से VFS में ये आप बायोमेट्रिक जाके दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट पेज पे आप जान सकते हैं आपके वीज़ा के बारे में। अगर आपके पास टूरिस्ट वीज़ा है तो क्या डूज एंड डोंट्स हैं, वो पूरा पेज आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि उसमें बताते हैं कि क्या आप कर सकते हैं टूरिस्ट वीज़ा के साथ और क्या नहीं करना चाहिए। और अगर आप 6 मंथ से ज़्यादा का अप्लाई करते हैं UK वीज़ा तो आपको TB का सर्टिफिकेट भी लगता है यहाँ पे। और यहीं पे एक ऑप्शन है हाउ लॉन्ग इट टेक्स, तो उसमें आप ज़रूर उसको क्लिक करके देखना कि कितना उसमें एवरेज टाइम लग रहा है। अभी जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 3 वीक्स लिखा हुआ है यहाँ पे आज की डेट में, अगर आप चेक करते हैं तो। फिर यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट स्टेप वो बताते हैं कि अप्लाई कैसे करते हैं इस UK वीज़ा का क्या प्रोसेस है। तो आप एप्लीकेशन पूरा ऑनलाइन इसमें भरते हैं, सारी डिटेल जो जो पूछेंगे आगे चल के। उसके बाद फीस पे करेंगे, उससे एक स्लिप जनरेट होएगी और वो आपको VFS में ले जाना है अपने बायोमेट्रिक्स के लिए, और वहाँ से आपका प्रोसेस खत्म होएगा। तो यहाँ से चालू करते हैं आपका वीज़ा का प्रोसेस। स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके सबसे पहले वो आपको ईमेल आईडी क्रिएट करने को बोलेगा यहाँ पे, और आपका पासवर्ड जनरेट करने को बोलेगा। फिर वो पूछेगा कि ईमेल आईडी आपका है किसी और का है, कुछ अल्टरनेट ईमेल आईडी है क्या आपके पास। फिर उसको आपका फ़ोन नंबर भी चाहिए, और ये इंपॉर्टेंट है आप यहाँ पे अपना सही फ़ोन नंबर, जो एक्टिव फ़ोन नंबर है वो नंबर डालें, क्योंकि काफ़ी होता है कि UK वीज़ा के केस में आपके फ़ोन नंबर से भी आपको कांटेक्ट करके अगर उनको कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो वो पूछते हैं आपसे, या फिर ईमेल आईडी के थ्रू भी पूछते हैं आपसे। तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर प्रॉपर एक्टिव होना चाहिए। फिर वो पूछ रहा है कि क्या आपके पास कोई और टेलीफोन नंबर है, अगर आप एक और एडिशनल नंबर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं, वरना नो। फिर वो पूछ रहा है कि आप कैसे कांटेक्ट होना चाहते हैं, सिर्फ कॉल के थ्रू या मैसेज के थ्रू या दोनों। तो मोस्टली इसमें दोनों वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना, फर्स्ट वाला। अब इसके बाद एक्चुअल वीज़ा की डिटेल्स डालने वाला टाइम आ गया है। इसमें आप सबसे पहले अपना नाम डालेंगे, नेम और सरनेम दोनों, जैसा पासपोर्ट में आपके दिया हुआ है वो। फिर इसके बाद वो पूछेगी क्या आपका नेम कभी चेंज हुआ था। कई फीमेल के केस में ऐसा होता है कि शादी के बाद उनका नाम चेंज होता है, या काफ़ी लोग किसी ना किसी रीज़न से उनका नेम चेंज कराते हैं। तो जो आपका पास्ट वाला नेम था वो भी यहाँ पे इंसर्ट करना है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका जेंडर पूछा है, आपका रिलेशनशिप स्टेटस पूछा है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो मैरिड लिखना पड़ेगा, वरना सिंगल चलेगा। फिर आपका एड्रेस यहाँ पे पूछा है, तो जो एड्रेस आपका पासपोर्ट में है वही यहाँ पे फिल करना। अगर किसी कारण से आप पासपोर्ट वाला एड्रेस आप छोड़ चुके हैं, वहाँ रहते नहीं, तो उसमें नीचे ऑप्शन दिया हुआ है इज दिस एड्रेस ऑल्सो योर करस्पॉन्डेंस एड्रेस। फिर वो पूछा है कि जो आप एड्रेस दे रहे हैं वहाँ पे कितने टाइम से रहते थे, ये आपका, वो जानना चाहते हैं ये आपका टेम्परी एड्रेस है या परमानेंट एड्रेस है। मेन रीज़न इसका है। तो अगर आप 1-2 साल से इस जगह रह रहे हैं तो फिर वहाँ पे और कोई कुछ भी प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है, वही एड्रेस, बस वहाँ पे ड्यूरेशन लिख दो। और फिर वो पूछा है कि ये एड्रेस आपका रेंट पर है, खुद का है। फिर सेव एंड कंटिन्यू करके आप आगे पहुँचते हैं, जहाँ पे आपको पासपोर्ट की डिटेल्स डालनी है, आपका पासपोर्ट नंबर डालना है। पासपोर्ट में ही आपको इशूइंग अथॉरिटी भी मिलेगी, आपके पासपोर्ट की इशू डेट मिलेगी, एक्सपायर डेट मिलेगी। फिर वो पूछ रहा है कि डू यू हैव अ वैलिड आइडेंटिटी कार्ड, तो आधार, अगर आपके पास आधार होगा तो यहाँ पे आधार का नंबर डालना है। यहाँ पे वो स्पेसिफिकली लिख रहा है कि यहाँ पे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर मत डालना, अगर आधार है तो ही डालना यहाँ पे फॉर इंडियंस। फिर वो आपकी कंट्री पूछ रहा है, नेशनलिटी पूछ रहा है, और प्लेस ऑफ बर्थ पूछ रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके पासपोर्ट के पेज पे रहती है। फिर वो पूछा है कि आपने आपकी कंट्री के अलावा कभी कोई और कंट्री की सिटीजनशिप होल्ड करी थी, कभी किसी और नेशनलिटी के आप थे कभी। और इसके बाद से चालू होता है सारा आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आपके फाइनेंशियल डिटेल्स। तो एम्प्लॉयमेंट के बारे में वो पूछ रहा है कि आपके सबसे पहले आपके एम्प्लॉयर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, आपका जॉब टाइटल क्या है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है। और यहाँ पे वो आपसे पूछा है आपकी अर्निंग के बारे में, मंथली अर्निंग के बारे में आफ्टर टैक्स। तो जस्ट मेक श्योर यहाँ पे जो आप लिखने वाले हो वो प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि वो आपके स्टेटमेंट से मैच करेगा। और आपका स्टेटमेंट UK वीज़ा के केस में 6 महीने तक का आपको स्टेटमेंट देना है। नॉर्मली शेंगन के केस में आपको 3 महीने का स्टेटमेंट देना होता है, लेकिन UK वीज़ा में आपको 6 महीने का स्टेटमेंट देना है, और आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी भी 6 महीने होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप जो भी लिखने वाले हो वो चेक करेगा आपके बैंक स्टेटमेंट से। और इसी पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसके आते हैं कि आपने तो इतनी अर्निंग बताई है, स्टेटमेंट में इतनी दिख रही है, स्टेटमेंट में इतने खर्चे दिख रहे हैं, आप ये कुछ और बता रहे हो। तो ये इंपॉर्टेंट, काफ़ी ये सारी इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। फिर वो आपसे पूछ रहा है आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, तो आप 2-3 लाइन में बता सकते हैं आपके काम के बारे में। फिर जैसे मैंने बताया वो आपके खर्चों के बारे में पूछा है कि ऑन एवरेज आपके कितना मंथली एक्सपेंस होता है। फिर जैसे शेंगन में पूछते हैं कि आपका ट्रिप कोई और स्पॉन्सर कर रहा है क्या, तो ये वही पॉइंट है यहाँ पे। अगर आप खुद से स्पॉन्सर कर रहे हैं तो वैसा आंसर आएगा, नहीं तो अगर कोई और स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी सारी डिटेल इस वाले पॉइंट पे आएगी। फिर वो आपका ट्रैवल प्लान पूछ रहा है कि आप कब आना चाहते हैं UK में और कब यहाँ से एग्जिट करना चाहेंगे। तो जैसा आपका ट्रैवल का प्लान होगा
वही यहाँ पे एक्चुअल डेट फिल करना, कुछ भी इसमें मिस्टेक होगी तो वो वीज़ा भी उसके हिसाब से ही आएगा। फिर वो पूछा है कि अगर हम आपको कॉल करते हैं तो कौन सी लैंग्वेज में करें, इंग्लिश ही सिलेक्ट करना वो बेटर रहेगा। अगर आप इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो हिंदी भी इसमें अदर में जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर वो आपका रीज़न पूछ रहा है विजिट करने का, तो अगर बिजनेस है तो बिजनेस सिलेक्ट करना, टूरिज्म है तो टूरिज्म सेलेक्ट करना। फिर टूरिज्म में भी 3 कैटेगरी होती है, 3 के बारे में पूछ रहा है कि आप अपनी फैमिली विजिट करने के लिए आ रहे हैं, फ्रेंड विजिट करने के लिए आ रहे हैं, कि एक्चुअल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं। तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो एप्लीकेबल है आप पे। फिर वो पूछा है उन लोगों की डिटेल जो आप पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, आपके अगर बच्चे हैं 18 के नीचे, या आपके स्पाउस है जो आप पे डिपेंडेंट है, पेरेंट्स या जो भी, तो वो इनकी डिटेल पूछा है, वो यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। फिर वो पूछ रहा है कि क्या आपकी फैमिली का मेंबर कोई यूके रहता है, तो इसमें ये 5 कैटेगरी दी है। अगर इनमें से कोई आपका यूके रहता है तो येस करना, वरना नो करना। फिर वो पूछा है कि क्या आप ट्रैवल कर रहे हैं यहाँ पे किसी और के साथ में, जो आपका स्पाउस नहीं है, बच्चे नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, ऐसे लोग के साथ क्या आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप मोस्टली नो ही करना और फिर नेक्स्ट करना। फिर वो आपका यूके में अकोमोडेशन की डिटेल पूछ रहा है। अगर आपको किसी ने इनवाइट किया आपके फैमिली या फ्रेंड में तो उनका एड्रेस यहाँ पे आएगा, और अगर आप खुद से पूरा प्लान कर रहे हैं तो जो आपका फर्स्ट होटल है वो उनकी डिटेल यहाँ पे आएगी, एड्रेस और फ़ोन नंबर। फिर वो पूछ रहा है कि क्या आप यूके में पिछले 10 साल में कभी आए हो, तो आप अकॉर्डिंगली येस या नो कर सकते हो। अगर फर्स्ट टाइम अप्लाई करो तो ऑब्वियसली नो ही होएगा इसका आंसर। फिर वो पूछ रहा है कि पिछले 10 साल में आप कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी कंट्री गए, वो उनकी सारी डिटेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके पासपोर्ट के स्टैम्प से चेक करेगा ये सब, तो कोई भी कंट्री मिस आउट मत करना। फिर वो पूछ रहा है कि क्या आपका कभी रिफ्यूज़ल हुआ है यूके का या कोई सी भी कंट्री का पास में। और वो यहाँ पे ड्यूरेशन तो नहीं बताया, नॉर्मली शेंगेन में पूछते हैं कि पिछले 2 साल में कुछ रिफ्यूज़ल हुआ है क्या, लेकिन यहाँ पे वो ड्यूरेशन नहीं बता रहा। तो कभी भी आपका जो रिफ्यूज़ल हुआ होगा वो यहाँ पे आपको टिक करना है कि आपका कभी रिफ्यूज़ हुआ है। फिर वो पूछा है यूके में कभी आप इलीगली एंटर हुए हैं, तो नो करके आगे बढ़ना है। फिर वो आपका बैकग्राउंड चेक कर रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है आपका कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है यूके में या यूके के बाहर, तो ये यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है नो। फिर वो पूछा है कि किसी बैंड ऑर्गेनाइजेशन से आपका रिलेशनशिप है, तो नो करके आगे बढ़ना है। फिर वो आपके एम्प्लॉयमेंट की हिस्ट्री पूछ रहा है कि आप कभी आर्मी में या डिफेंस में या इंटेलिजेंस में कभी आपने काम किया है क्या, तो यहाँ भी नो वाला सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे आना है। फिर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आपको प्रोवाइड करानी है तो ये बॉक्स दिया हुआ है, फिर नेक्स्ट। फिर इसके बाद आप पूरा अपना एप्लीकेशन को एक बार रिव्यू कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपने आंसर दिए अगर उसमें से कुछ करेक्ट करना है तो यहाँ पे जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। फिर ये सब डिटेल्स भरने के बाद आप आते हैं डॉक्यूमेंट्स के पेज पे, जहाँ पे मैंडेटरी और अदर डॉक्यूमेंट्स पे आपको टिक करना है। मैंडेटरी मतलब आपका पासपोर्ट, अदर्स मतलब बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्ट करेंगे आपके एप्लीकेशंस को। तो यहाँ पे आपको कुछ भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना। डॉक्यूमेंट्स के लिए आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। जब आप इसकी फीस पे कर दोगे और जो पेमेंट स्लिप के बाद VFS का स्लॉट बुक करोगे तो VFS में आपके पास ऑप्शन मिलता है, या तो आप सारे डॉक्यूमेंट स्कैन कर दो, या फिर जब VFS के सेंटर जाओगे बायोमेट्रिक्स के लिए उस टाइम फिर आप सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दो, वो आपके लिए स्कैन करेंगे और उसके लिए वो चार्ज भी लेंगे। तो चार्ज देने से अच्छा है कि आप उनकी VFS की वेबसाइट पे जाके आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दो, और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है एक एक कॉपी उनकी लेके भी जाएं VFS में, ताकि कुछ ऊपर नीचे होता है तो वहाँ पे आप स्कैन करके अपलोड करा सके। डॉक्यूमेंट के पेज के बाद फिर आपको एक डिक्लेरेशन देना है, पूरा एक पेज को गो थ्रू कर लेना अच्छी तरह यहाँ पे, और सब फिर अगर आप कन्विंस हो तो फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना। तो अगले 2 पेज और हैं वो भी डिक्लेरेशन से रिलेटेड है, तो एक बार पूरा गो थ्रू करके और फिर उसमें ओके करके और नेक्स्ट पे आप आ सकते हैं, जहाँ पे आपको वीज़ा फीस पे करनी पड़ेगी अब। और पे करने के लिए वो पूछ रहा है आपसे कि आप कितने ड्यूरेशन के लिए आना चाहते हैं, 6 मंथ्स, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, क्योंकि सबकी फ़ीस अलग अलग है। तो जैसे कि अगर आप पहली बार अप्लाई करें तो 6 मंथ्स पे क्लिक करना है आपको, और फिर वहीं आपकी फ़ीस आ जाएगी पे करने की। और इसके बाद जो रेफरेंस नंबर जनरेट होएगा पेमेंट करने के बाद फ़ीस, वो रेफरेंस नंबर आप VFS की वेबसाइट खोल लोगे अब, वहाँ पे जहाँ पर है बुक माई स्लॉट, वहाँ पे जाके जब साइन इन पे क्लिक करोगे तो वो एक रेफरेंस नंबर पूछता है। अगर इस तरीके से VFS में जाते हैं तो वो वाला रेफरेंस नंबर यहाँ पे ऐड करना है, और फिर यहाँ से आप अपना VFS का स्लॉट बुक कर सकते हैं, जहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स या तो पहले वहाँ पे अपलोड कर लो या वहाँ ले जाके अपलोड करो। बाकी ये पूरा प्रोसेस है, और सारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो यूके एम्बेसी को अपलोड फॉर्म में ही चाहिए, फिजिकल फॉर्म में कुछ नहीं चाहिए। और यूके वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो लगभग वही डॉक्यूमेंट्स जो शेंगेन वीज़ा में लगते हैं, थोड़े बहुत 1-2 ऊपर नीचे होंगे, बाकी सब वही हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। इस स्टेप के बाद ऑनलाइन ही आपका 90% वीज़ा का प्रोसेस खत्म होता है। अब बस 10% बचा है। 10% में आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हैं वो अपलोड करना है।
VFH जाना है, अपना बायोमेट्रिक्स देना है और फिर वेट करना है। और मेरे ख्याल से लास्ट 2% में आप उसको भी काउंट कर सकते हो कि अगर उनका कुछ क्वेश्चन आया। यूके वाले डायरेक्ट कभी भी रिजेक्ट नहीं करते आपकी एप्लीकेशन, वो आपको कॉल करेंगे, आपको बताएंगे कि क्यों, उनको क्या डाउट लग रहा है। अगर उनको लगता है आपका इनकम एक्सपेंस थोड़ा कम ज़्यादा है, मैच नहीं हो रहा जितना आप बोलते हैं उससे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर उनको और क्वेश्चन पूछना है तो आपको फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं, लेकिन वो कभी भी ऐसे अंधाधुंध शेंगन की तरह आपका रिजेक्ट नहीं करेंगे फालतू का सा रीज़न देके। तो विच इज़ द बेस्ट पार्ट ऑफ यूके वीज़ा। तो ये था कुछ पूरा यूके वीज़ा का प्रोसेस। और मुझे लगता है कि अगर शेंगन वीज़ा को छोड़ दो और आपको सिर्फ यूके घूमना है तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस है। अगर आपको शेंगन वीज़ा की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है आपकी, तो यूके वीज़ा आपको हेल्प कर सकता है वो लेने के लिए भी। अगर आपके रिफ्यूज़ल हैं शेंगन वीज़ा में तो आप यूके का वीज़ा पहले ले लो और फिर उसके लिए अप्लाई करो, तो वो भी आपके लिए बेटर रहेगा। इसके अलावा आपके एक्सपीरियंस क्या रहे यूके वीज़ा से को लेके, वो भी बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। और अगर कुछ भी वीज़ा से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो इस वाले मेरे इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और फिर बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।